Hello everyone and welcome back to your online class. Today we are going to begin with a new chapter and the chapter is chapter number 4, Landscape of the Soul. Landscape of the Soul is written by Nathalie Troveroy. The writer of this chapter is Nathalie Troveroy. Now, before going through the chapter, see this. Notice these expressions in the text. What are the main expressions or main terms that are used in the text? First one is anecdote, second, delicate realism, then figurative painting, illusionistic likeness, and conceptual space. Now, coming to the first paragraph. We have to go through these above words. See this. A wonderful old tale is told about the painter Wu Daozi, who lived in the 8th century. His last painting was a landscape commissioned by the Tang Emperor Xuanzong to decorate a palace wall. अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक बहुत बढ़िया सी वंडरफुल सी एक ओल्ड स्टोरी, एक ओल्ड टेल थी जिसमें ये बोला गया था कि एक पेंटर था जिसका नाम था वू दाओजी एंड वो 8th सेंचुरी का पेंटर था और उसकी लास्ट पेंटिंग थी एक लैंडस्केप जिसको किसने बनवाया था, किसने कमीशन करा था या अथॉरिटी दी थी उस पेंटिंग को बनाने के लिए? द एम्परर ऑफ टेंग डायनेस्टी के एम्परर जिनका नाम था ज़ुआनज़ोंग, टू डेकोरेट अ पैलेस वॉल। और वो लैंडस्केप पेंटिंग क्यों चाहते थे? ताकि उनके पैलेस का पूरा वॉल डेकोरेट हो सके। इतनी बड़ी एक पेंटिंग होनी चाहिए जिससे उनका पैलेस का वॉल पूरा कवर हो जाए, एक लैंडस्केप पोर्ट्रेट। द मास्टर हैड हिडन हिज वर्क बिहाइंड अ स्क्रीन सो ओनली द एम्परर वुड सी इट। अब ये जो पेंटिंग मास्टर थे वो दाओजी, उन्होंने क्या करा, अपना जो भी वर्क उन्होंने बनाया था वो डायरेक्टली सबके लिए ओपन नहीं करा था। उन्होंने जो अपनी पेंटिंग बनाई थी वो एक स्क्रीन के पीछे हिडन फॉर्म में बनाई थी, इसलिए वो स्क्रीन के पीछे ही एक हिडन फॉर्म में रहती थी। तो सिर्फ और सिर्फ एम्परर जो थे वहाँ पर ज़ुआनज़ोंग वही देख सकते थे उस पूरी पेंटिंग को जब भी वो चाहें। फॉर अ लॉन्ग वाइल द एम्परर admired the wonderful scene, discovering forest, high mountains, waterfalls, cloud floating in an immense sky, men on high hilly paths, birds in flight. अब उस पेंटिंग में ऐसा क्या था जो एम्परर हर बार उस पेंटिंग को जब भी देखते थे उसकी तारीफ़ करते थे, उसको एडमायर करते थे? उसमें ऐसा क्या वंडरफुल सीन था जिसको वो बार बार देखना पसंद करते थे? तो एक ही पेंटिंग में वो क्या क्या देख सकते थे? एक तो बहुत ज़्यादा एनलार्ज, दूर तक फैले हुए ग्रीनरी से भरे हुए फॉरेस्ट, उसके बाद उन फॉरेस्ट के ऊपर हाई माउंटेन्स, और माउंटेन्स के थ्रू आसपास होते थे वाटरफॉल्स, और क्लाउड जो थे वो पूरी तरह से ऐसा लगता था कि सीनरी में फ्लोट कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं एक बड़े से स्काई में, आसमान में। एंड हिली पार्ट्स पर, जैसे माउंटेन एरिया बताया है, वहाँ पे काफ़ी मैन चढ़े हुए हैं टू ट्रैवल माउंटेन के लिए। एंड बर्ड्स वहाँ पर इतने बड़े से आसमान में, क्लाउड्स के एरिया में एक हाई फ्लाइट ले रही हैं। सो द एंटायर पेंटिंग वॉज अबाउट एन ओपन एनवायरमेंट या फिर नेचर। दैट्स वाई द एम्परर लव दैट पेंटिंग वेरी मच। लुक सर, सेड द पेंटर। सर मीन्स सर। तो पेंटर ने क्या बोला सर को या फिर एम्परर को? इन दिस केव at the foot of the mountain dwells a spirit. अब एम्परर ने ये बोला, जो माउंटेन के नीचे आपको एक केव दिख रहा है, एक गुफा दिख रही है, उस पेंटिंग में माउंटेन के बिल्कुल नीचे एट द फुट ऑफ द माउंटेन, मतलब कि बेस ऑफ द माउंटेन, वहाँ पर एक स्पिरिट रहती है। देयर डवेल्स अ स्पिरिट, एक आत्मा या फिर एक घोस्टली स्पिरिट रहती है। द पेंटर क्लैप्ड हिज हैंड्स एंड द एंट्रेंस टू द केव ओपन्ड। अब पेंटर ने क्या करा, उसने ये सब प्रूफ दिखाने के लिए अपने हैंड्स को क्लैप करा।
क्लैपिंग करने के बाद सीरियसली वहाँ पर जो एंट्रेंस थी माउंटेन के फुट पर वो ओपन हो गई, केव की एंट्रेंस ओपन हो गई। द इनसाइड इज़ स्प्लेंडेड, इनसाइड कैसा था? बहुत ज़्यादा स्प्लेंडेड मीन्स ब्यूटिफुल, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हो, हद से ज़्यादा एडमायरेबल। बियॉन्ड एनी थिंग वर्ड्स कैन कन्वे, मतलब आपके शब्द भी कम पड़ जाएंगे कि आप किस तरीके से उस ब्यूटीफुल सी जगह को अपने शब्दों में बोल पाएँ या एक्सप्रेस कर पाएँ या बयान कर पाएँ। प्लीज़ लेट मी शो योर मैजेस्टी द वे। और पेंटर ने क्या बोला? योर मैजेस्टी मीन्स द एम्पेरर, लेट मी शो यू द वे, मैं आपको पूरा अंदर माउंटेन केव के अंदर क्या क्या है उसका रास्ता बताता हूँ। द पेंटर एंटर्ड द केव बट द एंट्रेंस क्लोज्ड बिहाइंड हिम। अब पेंटर ने क्या करा? वो केव के अंदर एंटर ज़रूर हुआ, लेकिन जैसे ही वो एंटर हुआ एंट्रेंस बंद हो गई। उसके पीछे से ही वो एंटर हुआ और माउंटेन केव का जो एंट्रेंस गेट था वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। एंड बिफोर द एस्टोनिश्ड एम्पेरर कुड मूव और अटर अ वर्ड, द पेंटिंग हैड वैनिश्ड फ्रॉम द वॉल। और इसके पहले कि एम्पेरर इतने ज़्यादा सरप्राइजिंग मोमेंट पर कि जहाँ पर अभी वो एंट्रेंस देखने ही वाला था या केव के अंदर जाने वाला था, उस मोमेंट पर उसने क्या देखा कि पेंटर जैसे ही एंटर हुआ वो केव पूरी तरह से बंद हो गया। और केव के बंद होने के बाद जैसे ही एम्पेरर अपने शौक में था, वो ना एक शब्द बोल पाया, नहीं उसने कुछ हेल्प करी पेंटर की। और इतनी ही देर में विद इन सम सेकेंड्स, अ फ्यू सेकेंड्स, क्या हुआ? पेंटिंग वैनिश हो गई, मीन्स गायब हो गई वॉल से। जो इतनी क्लोज पेंटिंग थी ऑफ द नेचर या फिर एनवायरनमेंट, वो गायब हो गई, मीन्स देयर वॉज अ घोस्टली स्पिरिट इन दैट पेंटिंग। नॉट अ ट्रेस ऑफ वू दाउजीज ब्रश वॉज लेफ्ट। और उसके बाद वू दाउजी के जो भी मटेरियल थे, इवन अ सिंगल ब्रश जिससे वो कंटिन्यूसली पेंटिंग करते थे, वो ब्रश भी उनके पास नहीं बचा था। उनका कोई भी नॉर्मल जो किसी पर्सन की प्रेजेंस शो करती है ऐसे मटेरियल्स, ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं बचा था, उनका अस्तित्व ख़त्म हो चुका था। एंड द आर्टिस्ट वॉज नेवर सीन अगेन इन दिस वर्ल्ड। एंड उस दिन के बाद वो आर्टिस्ट कभी भी इस दुनिया में दिखा ही नहीं। और धीरे धीरे लोग उनके बारे में जानना या समझना भूल चुके थे। Coming towards the next paragraph, such stories played an important part in China's classical education. तो ये जो स्टोरी है, जो एक स्मॉल पार्ट है जिसके बारे में आप एक्साइटेड हुए होंगे कहीं ना कहीं ये जानकर कि आखिर उसका हुआ क्या पेंटर का, कि वो अपनी ही एक घोंसली स्पिरिट से बनी हुई पेंटिंग में खो गया एंड उसका पूरा का पूरा प्रेजेंस कम्प्लीटली मिट गया। तो ऐसी इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ ये कहाँ पर प्ले होती हैं? बेसिकली इन चाइना। चाइना में जब पीपल को क्लासिकल एजुकेशन देते हैं उस टाइम पर इस तरीके की इम्पॉर्टेंट स्टोरीज़ बताई जाती हैं वहाँ के लोगों को। द बुक्स ऑफ कन्फ्यूशियस एंड ज़ुहांगजी आर फुल ऑफ देम। और ऐसी दो बेस्ट बुक्स जिनका नाम है कन्फ्यूशियस एंड ज़ुहांगजी, वो इसी सारी चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। दे हेल्प द मास्टर टू गाइड हिज डिसिपल इन द राइट डायरेक्शन। वहाँ पर मास्टर्स का जो ट्रेनीज़ होते हैं, जो ट्रेन करते हैं लोगों को, अपने डिसिपल्स को गाइड करते हैं, मीन्स स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब वो मास्टर्स इस तरीके की स्टोरीज़ बताते हैं, मीन्स वो अपने डिसिपल्स को एक राइट डायरेक्शन की तरफ ले जाते हैं। मीन्स कभी भी किसी से कुछ हाइड ना करें, या फिर आपके पीछे जो भी एक राज है या फिर एक रहस्य है, दैट शुड बी डिस्क्राइब्ड और ओपनड अप। अदरवाइज यू मस्ट बी ट्रैप्ड इन योर ओन विश और इन योर ओन वेब या फिर जाल। बियॉन्ड द एनेक्डोट, व्हाट इज़ एनेक्डोट नाउ? जो भी एक रियल इंसिडेंट होता है जो कि इन दो बुक्स में बताया जाता है अक्सर, कन्फ्यूशियस एंड ज़ुहांगजी में, एनेक्डोट उसी का एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है। मीन्स यू हैव सीन द फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने क्या देखा? एक नॉर्मल सी शॉर्ट स्टोरी जिसके बारे में आप थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा सकते हैं
कि एट दैट टाइम क्या हुआ था। सो एनेक्डोट क्या होता है? एक शॉर्ट अकाउंट जो कि रियल इंसिडेंट को एक्सप्रेस करता है। अ स्मॉल स्टोरी या फिर शॉर्ट स्टोरी जो आपको पूरे एक रियल स्टोरी का एक समराइज फॉर्म दे, दैट इज एनेक्डोट। So beyond the above anecdote, they are deeply revealing of the spirit. वो सिर्फ स्टोरीज़ तो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिट्स पर भी या फिर जो आत्माएं होती हैं कहीं ना कहीं वो उन पर भी बिलीव करते हैं, इसलिए उनकी स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट या फिर घोस्टली स्ट्रक्चर रहता है। वो उसको रिवील करते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को सामने लाते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, that is page number 35 of your book. Okay, revealing the ghostly spirit in which art was considered. ऐसी चीज़ें बताते हैं स्पिरिट के बारे में जो कहीं ना कहीं आर्टिस्टिक हो या किसी ना किसी तरीके से किसी आर्ट को लेकर वो कंसिडर्ड हो। मीन्स यहाँ पर स्पिरिट बताई थी कि पेंटर के कारण वो क्रिएट हुई थी, तो इस अकॉर्डिंग किसी न किसी आर्ट से वो रिलेट करती हैं। Contrast this story or another famous one about a painter who wouldn't draw the eye of a dragon he had painted, for fear it would fly out of the painting, with an old story from my native Flanders that I find most representative of Western painting. अब इसी स्टोरी के अपोजिट एक और स्टोरी थी। एक और फेमस पेंटर था जिसने पूरा एक कंप्लीट ड्रैगन बनाया, लेकिन ड्रैगन की आई नहीं बनाई, क्योंकि उसका ये मानना था कि अगर ड्रैगन की आई बनेगी तो कहीं ना कहीं उसको डर था कि वो आई एनी हाउ ओपन हो सकती है फ्रॉम द पेंटिंग, एंड हो सकता है कि ड्रैगन की आई जैसे खुले या जिस दिन भी खुले, हो सकता है कि वो पेंटिंग से बाहर चला जाए और फ्लाई आउट करे, और जैसे ही वो वहाँ पेंटिंग से बाहर जाएगा तो फिर क्या होगा? ड्रैगन्स आर एंग्री एनिमल्स जो कि फ्लाई करने के साथ साथ अपने एंगर में, अपने गुस्से में फायर भी एक्सप्लोज करते हैं। तो हो सकता है उनकी एक्सप्लोजिव फायर पूरी एक कंट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दे। सो दैट वॉज द फियर ऑफ द पेंटर कि अगर उसने ड्रैगन आई बनाई तो ड्रैगन कभी भी वेक हो सकता है, और जैसे ही वो उठा नींद से वो पेंटिंग से बाहर फ्लाई कर लेगा और वो पूरी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर देगा। सो दीज वर द ओल्ड स्टोरीज़ जो कि किसी नेटिव फ्लैंडर ने, मीन्स उनके नेटिव किसी फ्रेंड ने उन्हें बताई थी, और यही स्टोरीज़ हैं जो कि वेस्टर्न पेंटिंग के अकॉर्डिंग फेमस रहती हैं। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पैराग्राफ। In 15th century, Antwerp, a master blacksmith called Quentin Metzges fell in love with a painter's daughter. The father would not accept a son-in-law in such a profession. So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel with such delicate realism that the master tried to sweat it away before he realized what had happened. अब यहाँ पर 15th सेंचुरी की बात हुई है जहाँ पर एंटवर्प एक ऐसा पर्सन था जो कि ब्लैक स्मिथ था। ब्लैक स्मिथ कौन होते हैं? सारे के सारे आयरन स्मिथ जो कि आयरन पर काम करते हैं। तो ब्लैक स्मिथ मास्टर था, मीन्स उसके सारे के सारे आयरन मटेरियल एक ऐसे वर्क थे, एक ऐसे आर्ट पीस थे जो कि मास्टर्स ही क्रिएट कर सकते हैं। और ये सब किसने बोला? क्विंटन मेट्सेस ने। वो उसको मास्टर मानती थी इन द वर्ल्ड ऑफ ब्लैक स्मिथ। एंड क्विंटन मेट्सेस फेल इन लव विद द पेंटर्स डॉटर। क्विंटन मेट्सेस जो था खुद से एक ब्लैक स्मिथ को मानने वाला, खुद से ब्लैक स्मिथ प्रोफेशन में काम करने वाला, वो पेंटर की डॉटर के साथ लव अफेक्शन में पड़ गया। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन। और वो ऐसे इंसान को सन इन लॉ नहीं मान सकता था जिसका प्रोफेशन बहुत ज़्यादा, मीन्स रेपुटेशन वाइज बहुत ज़्यादा लो हो, या जिसको लोग बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करते हो। तो ऐसे पर्सन को वो अपनी डॉटर के लिए नहीं चूज़ करना चाहता था, नहीं उसे अपना सन इन लॉ या फिर दामाद बनाना चाहता था। सो क्विंटन स्नीक्ड इनटू द पेंटर स्टूडियो एंड पेंटेड अ फ्लाई।
ऑन हिज लेटेस्ट पैनल। तो इस तरीके से क्विंटन ने फिर क्या करा, वो हिडन फॉर्म में, चोरी छिपे स्नीक्ड फॉर्म में पेंटर के स्टूडियो में एंटर हो गया और उसने एक फ्लाई बनाई, फ्लाइंग बर्ड, हाउस फ्लाई जैसे होती है, बड़ी सी हाउस फ्लाई, उसके लेटेस्ट पैनल पर। मीन्स जिस तरीके से पेंटर्स का होता है पूरा लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट पैनल होते हैं जिस पे वो पेंटिंग करते हैं, उस पैनल पर उसने एक बड़ी सी हाउस फ्लाई बनाई विथ सच डेलिकेट रियलिज्म। और वो हाउस फ्लाई कैसी लग रही थी, सॉफ्ट, बिल्कुल ज़्यादा डेलिकेट, जैसे रियलिटी में एक हाउस फ्लाई होती है, थिन, डेलिकेट, सॉफ्ट, और वो रियलिटी शो कर रही थी। जैसे ही उसको बनाया उसने ब्लैक स्मिथ क्विंटन मेट्सिस ने, तो उसकी हाउस फ्लाई ऐसी लग रही थी जैसे कि वो रियलिटी शो कर रही हो, असली वाली हाउस फ्लाई हो। दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वेट इट अवे। और मास्टर चाहता था कि ये जो फ्लाई है वो कहीं ना कहीं उस पैनल से बाहर आ जाए और उसे वहाँ से उड़ाकर ले जाए, बिफोर ही रियलाइज वॉट हैड हैपेंड, ताकि वो बिल्कुल भी ये रियलाइज़ नहीं कर पाए कि उसके बाद उसके साथ क्या होगा इस पेंटर के एरिया में। मीन्स शॉर्ट सी बात ये थी कि क्विंटन मेट्सिस जो था वो पेंटर की डॉटर को प्यार करने लगा था एंड दे बोथ फेल इन लव विथ ईच अदर। बट पेंटर जो था उसने ये रियलिटी एक्सेप्ट नहीं करी। तो इसके पहले कि वो क्विंटन मेट्सिस को किसी भी तरीके का कोई भी पनिशमेंट देता या फिर उसकी डेथ करवा देता, क्विंटन मेट्सिस जो कि उसके खुद के एरिया में आया था, उसके एक पैलेस में आया था, वहाँ पर उस पेंटर ने क्या किया, उस पेंटर का उसको किडनैप करने का पूरा प्लान था। मीन्स वो क्विंटन मेट्सिस को पनिश करने वाला था। इसलिए क्विंटन मेट्सिस ने कैसे भी वहाँ से एस्केप होकर पेंटर का जो मेन रूम होता है, पेंटिंग रूम, उस पर एक पैनल पर एक हाउस फ्लाई बनाई एंड उस हाउस फ्लाई को लेकर वो वहाँ से उड़ गया, एस्केप हो गया, ताकि उसको ये ना पता चले कि बाद में उसके साथ क्या क्या होने वाला था उस पेंटर के पास। क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटाइज इनटू हिज स्टूडियो। और तब जाकर वो उस जगह से जहाँ पर उसको पनिश करके या बंदी बनाकर रखने वाले थे, वो हाउस फ्लाई की हेल्प से वहाँ से भाग आया। और इमीडिएटली वो कहाँ गया, उसके स्टूडियो तक। मीन्स जो उसका मेन एक पैलेस एरिया में स्टूडियो था। He married his beloved and went on to become one of the most famous painters of his age. अब जाके उसने ये डिसाइड करा कि वो अपने beloved से, मीन्स जो पेंटर की डॉटर थी, उससे मैरिज करेगा और उसके बाद उन्हीं का ये एक अप्रेंटाइज बनकर, मीन्स पेंटर की जो डॉटर थी उससे मैरिज करने के बाद जो मेन पेंटर था, डॉटर के फादर, उन्हीं का एक हेल्पिंग हैंड बनकर उनके स्टूडियो में काम करेगा। और सीरियसली ऐसा ही हुआ, वो अपने टाइम का मोस्ट फेमस पेंटर बना और उसने ब्लैक स्मिथ का वर्क छोड़ दिया था। These two stories illustrate what each form of art is trying to achieve, a perfect illusionistic likeness. तो ये दो स्टोरीज़ आपको क्या बताती हैं कि आर्ट से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, जो भी हमारे माइंड में एक इल्यूजन या फिर एक इमेजिनेशन चलता है और हम चाहते हैं कि हम उस इमेजिनेशन को कहीं ना कहीं रियलिटी में लेकर आए लोगों के सामने और लोग उस बात को रियलिटी समझकर उसको पसंद करें, उसको लाइक करें। सो दैट वॉज द इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस, जो कि हर पर्सन चाहता है कि उसके साथ एक हैप्पी एंडिंग हो या जो भी वो चाहे उसी के अकॉर्डिंग उसे मिले। एंड दैट वॉज द इल्यूशनिस्टिक लाइकनेस इन यूरोप। तो ये जो स्टोरी अभी आपके सामने आई थी, दैट वॉज फ्रॉम यूरोप। द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। और ये किस नाम से फेमस थी? द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया। Okay, now coming towards the next paragraph. In the Chinese story, the emperor commissions a painting and appreciates its outer appearance. अब एक और चाइनीज़ स्टोरी की बात करिए। जनरली चाइनीज़ स्टोरी में क्या होता है, सबसे मेन रोल होता है एम्परर का, राजा का या फिर किंग का, जो कि अपने अकॉर्डिंग एक पेंटिंग बनाने के लिए पेंटर को ऑर्डर देता है। ही ऑलवेज कमीशंस अ पेंटिंग
एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर अपीयरेंस। और वो क्या करता है जब पेंटिंग बनती है तो उसके आउटर अपीयरेंस की तारीफ़ करता है कि वो पेंटिंग कितनी ज़्यादा डेलिकेट है और किस तरीके से उसको बनाया गया है। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क। लेकिन जो आर्टिस्ट है, जो पेंटर है, वो पेंटिंग के पीछे का जो उसका बनाने का एक मेन मकसद है वो पूरा का पूरा ट्रू मीनिंग अपने काम का बताता है एम्परर को। द एम्परर में रूल ओवर द टेरिटरी ही हैज़ कॉन्कर्ड, बट ओनली द आर्टिस्ट नोज द वे विद इन। एम्परर हर तरीके से अपनी जीत मना सकता है जब भी वो किसी टेरिटरी के ऊपर जीत हासिल करता है या फिर किसी टेरिटरी को कॉन्कर करता है, लेकिन सिर्फ आर्टिस्ट है जो कि उस जीत को कैसे भी करके अपने पेंटिंग में शो करता है और हर एक बारीकी को उसके अंदर बताता है। लेट मी शो द वे। द दाओ, अ वर्ड that means both the path or the method and the mysterious work of the universe। एक छोटा सा डायलॉग लेट मी शो द वे जो कि हर बार एक पेंटर बोलता है टू एम्पेरर। तो यहाँ पे वे मीन्स क्या होता है, चाइनीज़ वर्ड में हम उसको बोलते हैं दाओ। तो दाओ मीन्स दो चीज़ें, या तो हम आपको रास्ता बताएं, एक सही तरीका बताएं, या फिर हम उसका मेथड बताएं कि किस तरीके से आपको अचीवमेंट हासिल होगी। एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। एंड इस छोटे से वर्ड से, दाव से, काफ़ी ज़्यादा मिस्ट्रीज़ जो कि यूनिवर्स में अभी तक फॉलोड हैं वो क्लियर हो जाती है। मिस्टीरियस वर्क फॉर द एम्परर क्लियर हो जाते हैं। मीन्स पेंटर अपनी पेंटिंग या आर्टिस्ट फॉर्म के थ्रू ये बता देता है कि वो किस तरीके से एम्परर को रास्ता बता रहा है एक टेरिटरी को जीतने का। तो वो रास्ता एक तरीके से पेंटिंग में शो भी हो सकता है, पाथ, और वो पेंटर एक मेथड भी बताता है कि किस तरीके से आप किसी और टेरिटरी को हासिल कर सकते हो जस्ट विद द आर्ट ऑफ आर्टिस्टिक पेंटिंग। तो इसीलिए चाइना में बहुत सारे मिस्टीरियस या फिर रहस्यमयी काम ईजिली हो जाते हैं, और सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस वर्क उनका क्या होता है, टू अटेन द यूनिवर्स। यूनिवर्स को कैसे अपने कंट्रोल में कर रहे हैं। The painting is gone, but the artist has reached his goal beyond any material appearance। कुछ टाइम बाद पेंटिंग चली जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, कहीं ना कहीं कोई उसको रख देता है, लेकिन जो आर्टिस्ट है वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। उसका मेन गोल क्या होता है कि जिस एम्पेरर के लिए वो काम कर रहा है वो हर बार उसके लिए लॉयल रहे, बियॉन्ड एनी मटेरियल अपीयरेंस, और उसको अपना कोई भी मेन अपीयरेंस इस दुनिया में नहीं चाहिए होता है। दैट इज़ द मेन वर्क ऑफ द पेंटर्स दैट आर वर्किंग इन चाइना फॉर देयर एम्परर्स। इसीलिए वो पैलेस में ही रहते हैं अपनी पेंटिंग स्ट्रेटजीज़ को कंप्लीट करने के लिए। A classical Chinese landscape is not meant to reproduce an actual view as would a Western figurative painting। जो चाइनीज़ लैंडस्केप होते हैं, जो चाइनीज़ पेंटिंग्स होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक क्लासिकल इमेज ज़रूर दी रहती है। मींस ओल्ड इमेजेस जिसमें एम्परर भी बताते हैं, टेरिटरी वॉर भी बताते हैं, ओपन नेचर या एनवायरनमेंट भी बताते हैं। इस अकॉर्डिंग सारी की सारी पेंटिंग्स होती हैं कि ओल्ड टाइम्स में या ओल्ड ड्यूरेशन में क्या होता था जब एम्परर्स होते थे। तो इसका मतलब ये नहीं है दैट दे आर रिप्रोड्यूसिंग द एक्चुअल व्यू। वो सबके सामने एम्परर के डर को सामने नहीं लाना चाहते न्यू जनरेशन के, बट वो वेस्टर्न पीपल के सामने जो ओल्ड फिगरेटिव पेंटिंग थी, जो अलग अलग मीनिंग बताती थी और लॉयल्टीज़ बताती थी टूवर्ड्स द एम्परर, वही अपने डिसिपल्स को लोग बताना चाहते हैं कि चाहे ओल्ड जनरेशन हो या न्यू, एक पेंटिंग हो सकता है कि आपके लिए हेल्पफुल हो या फिर एक स्टोरी आपके लिए हेल्पफुल हो कि किस तरीके से आपको जो गाइड कर रहे हैं, जो आपके ट्रेनीज़ हैं, आप हर बार उनके लिए लॉयल रहें और जो भी वो आपको सिखाते हैं आप उन चीज़ों को सीखें। Whereas the European painter wants to borrow his eyes and look at a particular landscape exactly as he saw it from a specific angle। अब यहाँ पर एक यूरोपियन पेंटर की बात हुई थी जिसने ड्रैगन में आईज़ नहीं डाली थी, क्योंकि वो ये बताना चाहता था कि हो सकता है
इंसान के पास आँखें हैं, लेकिन अगर वो उस लैंडस्केप से मीन्स अपनी एक बाउंड्री से बाहर जाता है और हर एक चीज़ जो भी वो देखता है अपने स्पेसिफिक एंगल से, हर एक चीज़ अगर उसको चाहिए होती है तो वो क्या होता है, लालची बन जाता है। तो इसीलिए आइज़ उतनी ही ओपन होनी चाहिए जितना कि हम डिज़र्व करते हैं। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट चूज़ अ सिंगल व्यू पॉइंट। इसीलिए चाइनीज़ पेंटर अपने लिए एक सिंगल व्यू पॉइंट नहीं चूज़ कर सकता था, क्योंकि लोगों के पास सिंगल इमेजिनरी व्यू नहीं रहता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट अ रियल वन। उसने जो लैंडस्केप बनाया था वो रियल वन नहीं था, मीन्स दैट वॉज नॉट द रियलिटी। वो सिर्फ इसीलिए था ताकि वो लोगों को गाइडेंस दे सके। एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट, देन ट्रैवल इन इट। द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज टू ट्रैवल अप एंड डाउन, then back again in a leisurely movement. This is even more true in the case of horizontal scroll, in which the action is slowly opening one section of the painting. तो यहाँ पे आर्टिस्ट का क्या बताया है कि उसने जो पहले केव का एक रास्ता बताया था, ज़रूरी नहीं है कि लोग स्मॉल पाथ से जाएं और अपनी किसी भी चीज़ को हासिल करें या फिर सक्सेसफुल बने। सो दैट वॉज नॉट द रियल वन। वो आपको एक ऐसी रियल स्टोरी नहीं बता रहे थे कि स्पिरिट्स होती हैं, घोस्ट होते हैं, बल्कि वो ये बता रहे थे कि हर एक चीज़ को अगर हम लेजरली मूवमेंट के अकॉर्डिंग जिएंगे, कि हमें हर चीज़ बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में चाहिए और हम हैप्पीली अपनी सारी चीज़ों को एक ही जगह बैठ कर लें, सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। हमें हर चीज़ के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अप एंड डाउन स्क्रॉल करना पड़ेगा, यहाँ से वहाँ भागना पड़ेगा। कभी हमारे लिए रास्ते ईजी होंगे, कभी डिफ़िकल्ट होंगे, बट इसका मतलब यही नहीं कि हम एक ही जगह बैठकर एक शॉर्ट मोमेंट पर सब कुछ अपने पास हासिल कर लें। तो हर एक चीज़ के लिए हमें इक्वल मेहनत लगेगी। एंड आवर डिज़ायर शुड ऑलवेज बी फ्लक्चुएटिव, मीन्स जो भी हम सोचते हैं वो इसी अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए कि क्या हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं या फिर नहीं। ओके। In which the actions of slowly opening one section of the painting, then rolling it up and down on the other, adds a dimension of time which is unknown in any other form of painting. This I have explained you right now कि किस तरीके से पेंटिंग में सब कुछ डिस्क्राइब हुआ है। It also requires the active participation of the viewer, who decides at what pace he will travel through the painting. अब यहाँ पर किसका एक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए? एक व्यूअर का। वो किस तरीके से पेंटिंग को देखता है, मीन्स पेंटिंग को देखने के अलग से दो तरीके हो सकते हैं इंसान के, या तो वो लालच से देखेगा या फिर कुछ हासिल करने के लिए। अगर ह्यूमन बीइंग का डिज़ायर सही होगा तो वो अपने पाथ को ईजिली चूज़ कर लेगा और उसी पाथ पर ट्रैवल करेगा जैसे कि पेंटिंग में पाथ्स दिए हुए थे टू ट्रैवल। अगर नहीं तो फिर वो क्या करेगा, शॉर्ट रास्ता ढूंढेगा जिसके लिए हो सकता है कि उसको बाद में सफ़र करना पड़े। इफ़ यू विल रिमेंबर द फर्स्ट स्टोरी, यू हैव सीन सम पीपल, दे वर जस्ट क्रॉलिंग द माउंटेन। वो माउंटेन पर ऊपर चढ़ रहे थे इतने ज़्यादा वाटरफॉल के बाद भी। तो वो क्या एक्सप्रेस करता है कि पीपल अपना रास्ता माउंटेन से खोज रहे थे, फिर चाहे उनको जितनी भी मेहनत क्यों ना लगे। बट जो पेंटर था वो शॉर्टली सारे के सारे व्यू लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने लिए, अपने लालच के लिए एक छोटा सा केव बनाया और उस केव ने उसको जकड़ लिया। मीन्स अगर आप हर एक चीज़ शॉर्ट मोमेंट के लिए करते हैं तो आपसे बाद में मेहनत नहीं होती है लाइफ में। दैट इज़ द पार्ट ऑफ ट्रैवलिंग थ्रू द पेंटिंग। तो इसी अकॉर्डिंग इसमें दो लेसन दिए गए हैं कि जिस तरीके का व्यूअर होगा उसी तरीके के उसके पास लाइफ में अलग अलग पेंटिंग्स आएंगी जिससे वो लेसन सीख सकता है। अ पार्टिसिपेशन विच इज़ फिज़िकल एज वेल एज मेंटल। तो पेंटिंग को देखने के लिए जो पार्टिसिपेशन है वो दो तरीके से लायबल होना चाहिए। पहला, पर्सन फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो, दूसरा मेंटली भी वो बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो कि वो एक करेक्ट डिसीजन ले पाए। द चाइनीज़ पेंटर डज नॉट वॉन्ट यू टू बोरो हिज आइज, he wants you to enter his mind. The landscape is an inner one, a spiritual and conceptual space. तो चाइनीज़ पेंटर क्या चाहता था? वो ये नहीं चाहता था कि उसने अगर ड्रैगन में आई नहीं बनाई है तो जितने लोग उस पेंटिंग को देख रहे हैं वो उस ड्रैगन में अपनी आई लगा दें और लेट द ड्रैगन फ्लाई।
बट वो ये चाहता था कि हम दिमाग से काम लें। अगर ड्रैगन में आई नहीं है मीन्स व्हाट, हम ये भी तो मान सकते हैं कि ड्रैगन स्लीपी है, तो उसकी आईज उसमें ओपन शो नहीं हो रही है। वाई वी ऑलवेज नीड अब फास्ट फॉरवर्ड फॉर्म। हम क्यों चाहते हैं कि अगर ड्रैगन है तो उसकी आँख भी हो, हम उसको अलग तरीके से भी तो अपने माइंड में एक इमेज बनाकर देख सकते हैं। सो दैट इज़ द लैंडस्केप ऑफ द इनर स्पिरिचुअल पार्ट, कि हम अपने माइंड में क्या सोचते हैं और हमारा कंसेप्चुअल स्पेस, जो हमारे माइंड का इमेजिनरी स्पेस है, वो हर बार हमसे क्या क्या करवाता है। सो दैट्स वाई आवर माइंड शुड बी ब्रॉड एंड एक्टिव, इट शुड नॉट बी जस्ट द फिगरेटिव वन, कि हर बार जो हमने सोचा वही होना चाहिए, जो आज तक हम देखते आ रहे हैं वही हम आगे भी देखें। सो पेंटिंग्स आर द वन जो कि म्यूट रहती हैं बट बहुत ज़्यादा ट्रू एग्जाम्पल्स देती हैं फॉर यू टू फॉलो द पाथ ऑफ रियलिटी। सो विद दिस वी आर finishing up with the first part of your chapter, and tomorrow we will continue with the same chapter. Thank you class and have a nice day.